नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। जब समय खराब होता है तो एक चीज को साधने चलते हैं और दूसरी चीज बिगड़ जाती है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपने जीवन की सबसे बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इतनी कीलें उगाई हैं कि उस पर बैठना ही मुश्किल हो रहा है। गाना था ना, एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। वो वही कुछ स्टाइल चल रहा है। राजनीति में हमेशा दूसरों को ब्लैकमेल करने, दूसरों को धमकाने वाले मोदी अब खुद ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से पहला ही बयान आ गया है कि अग्निवीर योजना पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। यानी वो योजना जिसने राजस्थान में, जिसने उत्तर प्रदेश में, जिसने बिहार में पूरा बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट पहुंचाया, उस योजना को समाप्त करने की बात नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से पहले ही आ गई है। सरकार नहीं बनी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों जानते हैं कि जब मौका मिलेगा उनकी पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा, ऑपरेशन लोटस चला दिया जाएगा। तो पहले ही सुरक्षा कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू कि स्पीकर हमारा होना चाहिए, जिससे दल बदल हो तो मां कमान अपने हाथ में रहे। जाहिर है नरेंद्र मोदी के लिए ये सब बातें आसान नहीं है, और सबसे भयंकर बात अमित शाह को किनारे लगाने की है, राजनाथ सिंह को नया गृह मंत्री बनाने की है। अब देखना ये होगा कि इन सब बातों पर क्या फैसला होगा। ये सब बातें दिल्ली में चल रही थी कि महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर आई जिसने भाजपा के हाथों से तोते उड़ा दिए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हालत हुई है, बहुत बुरी तरह से वो हारी है। जो प्रयोग किया था उन्होंने शिवसेना, उद्धव गुट को तोड़कर, उद्धव की शिवसेना को तोड़कर, वो बहुत भारी पड़ गया। महाराष्ट्र के लोगों की सहानुभूति उद्धव के साथ दिखाई दी। कुछ महीनों बाद वहां पे विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीएमसी का चुनाव कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र में जो लोगों का आक्रोश है वो बता रहा है कि भाजपा का सूपड़ा साफ हो सकता है। ऐसे में अब शिंदे गुट के सांसद भी डावाडोल हो रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के स्थानीय संपादक मनीष ने बहुत पुख्ता जानकारी दी कि उद्धव गुट उनके संपर्क में हैं, और हो सकता है बहुत जल्दी शिंदे की सेना वापस उद्धव वाली शिवसेना में नजर आए और महाराष्ट्र की सरकार शायद ना रहे। ये सारी बातें चल रही हैं महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर, और दिल्ली को समझ नहीं आ रहा कि वो दिल्ली बचाए या फिर महाराष्ट्र बचाए। मुसीबत आती है तो अकेले नहीं आती। कहा भी जाता है ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। क्या है महाराष्ट्र की राजनीति का हाल? मैं आज दो बहुत खास मेहमानों से अपना परिचय कराऊंगा। मनीष कुमार सिंह को आप जानते ही हैं, 4 पीएम के स्थानीय संपादक है महाराष्ट्र के। लेकिन एक और बहुत बड़े पत्रकार से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। निरंजन जी मेरे साथ जुड़े हैं। मेरा सौभाग्य आज वो मेरे साथ हैं। द वीक मैगजीन में उन्होंने सालों महाराष्ट्र में काम किया, और एक जो खुलासा कर रहा हूँ अभी वो आपको हैरान कर देगा। जस्टिस लोया हत्याकांड जो हुआ था, जस्टिस लोया हत्याकांड में इसलिए कह रहा हूँ कि वो जस्टिस लोया की मौत आज तक गुत्थी है। भले ही कहीं क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन लोया पे कई सारे सवाल उठते हैं। वो रिपोर्ट, वो खोजी रिपोर्ट निरंजन जी की थी। ये बात अलग है कि फिर संस्थानों ने कहा कि हमारे बस की बात नहीं है कि ईमानदार पत्रकार को अपने साथ रह पाना। मेरा सौभाग्य कि ऐसे बहादुर पत्रकार निरंजन जी आज महाराष्ट्र की राजनीति का पर बात करने के लिए मुझसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले चलते हैं मनीष के पास। मनीष, जो महाराष्ट्र में चल रहा है, जो शिवसेना के शिंदे गुट के सांसदों का दिल इलू इलू करने लगा है, दोबारा उद्धव की तरफ जाने लगा है, क्या होगा? इस बीच में फडणवीस का इस्तीफा देने की पेशकश, गडकरी को और ताकत एनडीए में मिलने की खबरें, ये महाराष्ट्र की राजनीति में कितना बड़ा भूचाल ला रही है मनीष? मनीष, मुझे शायद आपकी आवाज, आपकी मेरी आवाज पहुंच रही? हाँ आ रही है, आ जी रही है। बताइए, बोलिए बोलिए। जी संजय जी बिल्कुल सही बोला आपने। इस समय महाराष्ट्र में जितने भी राजनीतिक दल हैं, एनडीए अलायंस वाले, सबके दिल इलू इलू इस समय बोल ही रहे हैं। धड़कनें सबकी बढ़ी हुई हैं।
और सबसे बड़ी मैं आपको खबर मैं बता दूं, अभी जब शुरुआत ही हुई है तो मैं एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दूं कि अजीत पवार के आवास पे एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है। और वो बैठक चल रही है इस मंथन को लेकर के कि ये जो कुछ भी हुआ है इसको लेकर के, जिसका अंदाजा उन्हें नहीं था। और संजय सर, और एक मैं खबर आपको दे दूं, बड़ी खबर, इस बैठक का एक बड़ा पार्ट ये भी हो सकता है क्योंकि अभी शरद पवार के जो भतीजे हैं रोहित पवार, उन्होंने एक बहुत बड़ी जो है इंटरव्यू में कहा है बहुत बड़ी बात कि सिर्फ यूबीटी ग्रुप के संपर्क में एकनाथ शिंदे के ही बड़े नेता नहीं है, बल्कि अजीत पवार के जो एनसीपी के बड़े नेता है अब वो भी शरद पवार के संपर्क में है। तो ये सिर्फ एक अभी सिर्फ यूबीटी के लिए शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे की, उनकी परेशानी नहीं बढ़ी है, अब परेशानी इधर भी बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पे भी कम से कम बताया जा रहा है कि 17 से 18 विधायक, मतलब 2/3 से ज्यादा जो विधायक हैं वो शरद पवार के संपर्क में है। तो इसीलिए कल हमने जो रिपोर्ट दिखाई थी संजय जी, सबसे पहले, क्योंकि शाम के बाद ये खबर बढ़नी शुरू हुई कि संपर्क में है, लेकिन हमने ये पहले ही खबर बता दी थी, अपने दर्शकों के पास पहुंचा दी थी कि ऑलरेडी संपर्क में है और सबकी नजर दिल्ली में है और असली खेला महाराष्ट्र में शुरू भी हो चुका है। तो ये जो खबर आई थी सब अभी बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के पार्टी के बड़े नेता संपर्क में है, वो तो है ही, लेकिन अजीत पवार के भी पार्टी के बड़े नेता जो है वो शरद पवार के संपर्क में आ गए हैं। तो वहां पर कुछ सीटें जोड़ करके सरकार बनाए, पता चला वहां 8-12 जोड़ने के चक्कर में यहाँ 7-8 हाथ से निकल गए। तो फिर अब ये डामाडोल की स्थिति जो है ना, इससे बाहर जल्दी जो है वो निकलने वाले नहीं है इस समय नरेंद्र मोदी, ऐसा दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा रोड़ा चुनाव के दौरान सिर्फ महाराष्ट्र ने नहीं अटकाया, बल्कि अब चुनाव के बाद भी जो रिजल्ट आया है उसके बाद भी महाराष्ट्र लगातार चिंता का विषय बना हुआ है बीजेपी और एनडीए अलायंस के लिए। क्या लग रहा है कि अगर उद्धव गुट थोड़ा सा एक्टिव प्ले कर देगा तो महाराष्ट्र एक और बड़ी समस्या में ले आएगा एनडीए को, खास तौर से मोदी जी को। एक एक सीट के लाले पड़े हुए हैं इस समय में। अगर शिंदे गुट के सांसद और पवार गुट के सांसद उद्धव की तरफ चले जाते हैं तो बहुत बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी मोदी की ताजपोशी में। संजय सर, ये जो आने वाला विधानसभा चुनाव है ना, इसको लेके चिंता अभी से विधायकों को और सांसदों को हो चुकी है। उसका कारण ये है कि ये मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े थे महाराष्ट्र में, और चुनाव के दौरान ही ये मालूम चल गया था कि मोदी लहर महाराष्ट्र में नहीं है, और ये रिजल्ट साबित करते हैं इस बात को। अब इन्हें डर ये है कि इतने बड़े चेहरे पे हम लड़े, उसके बाद हमारी परिस्थिति जो है इस तरह की बनी हुई है। अगर हम खुद के चेहरे पर या अब उन नेताओं के चेहरे पे हम लड़े जिनके खुद ही नहीं चल रही है महाराष्ट्र में, तो विधानसभा में कितनी सीटें जीत करके ला पाएंगे। उस चीज का देखते हुए अभी का जो इम्पैक्ट है, जो मौजूदा सिनारियो है, वो बदलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले जो अक्टूबर में बताया जा रहा है कि अक्टूबर में जो चुनाव होंगे उससे बचने के लिए अभी से समीकरण बदल सकते हैं। और ये जो आपने बिल्कुल सही बात बोला कि वहां सीट जोड़ करके सरकार बनाने की राजनीति चल रही है, और यहाँ पीछे से मालूम चला कुछ और सीटें खिसक जाए तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है मोदी साहब को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र एक एक करके झटका दे रहा है। मैं निरंजन जी के पास जाऊं उससे पहले संजय राउत का एक बयान आया, वो बयान सुनवाता हूं दर्शकों को। में होती है आपके साथी केसरकर साहब ने बयान दिया, राउत साहब आगे बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है। मोदी जी भी इस प्रकार की नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भागते हैं, कभी बैठते हैं, उनके चेले हैं ये सब। महाराष्ट्र ने देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप को नकारा है। आपने यहाँ तक कह दिया और कि फडणवीस के सहारे। मेरा एक जवाब पूरा हो, और ये बात ऐसी है कि महाराष्ट्र के राजनीति के विलन अगर कोई होंगे तो देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी की दुर्गति हुई। जिस प्रकार से बदले की राजनीति, छल कपट की राजनीति, इस राज्य में महाराष्ट्र एक सभ्यता और संस्कार की राजनीति करने वाला राज्य हमेशा रहा, लेकिन उसमें जहर मिलाने का काम अगर किसी ने किया होगा वो देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है, और उसकी कीमतें चुका रहे हैं। आपने यहाँ तक कहा कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी है, ये भी है, ये भी है। ऐसा आपको क्यों लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फीलिंग्स है कि योगी जी को हटाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। हम सभी हमेशा योगी जी को यानी बाबा जी को प्रणाम करते आए हैं। उनका पार्टी का अगर मामला है तो उनका मामला है, लेकिन हम हमेशा उनका आदर करते आए हैं।
राउत साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर फिर से प्रधानमंत्री होते हैं तो संघ का उनको समर्थन रहेगा? मुझे नहीं लगता है कि आप संघ का समर्थन, मुझे ये नहीं लगता है। मोदी जी सत्ता में रहते हुए मोदी शाह जी ने संघ को भी खत्म करने का काम किया ना, संघ का महत्व कम करने का काम, ये सब तो हमारे सामने हुआ है। सभी संस्थाएं, चाहे राजनीतिक, संवैधानिक, सभी इंस्टीट्यूट को ख़त्म करने का काम मोदी जी ने किया है। और ये 2019 में सबसे पहले बोलने वाले चंद्रबाबू नायडू थे। चंद्रबाबू नायडू ने ये तक कहा था उस वक्त कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम में मैनिपुलेशन करके हमको हराने की कोशिश कर रही है और उसके पीछे मोदी और शाह है। ये चंद्रबाबू जी का आरोप था उस वक्त, और चंद्रबाबू जी उनके साथ है, हमारी उनको शुभकामनाएं। लेकिन ऐसी भी चर्चा है कि संघ की तरफ से गडकरी हो या राजनाथ सिंह, ये विकल्प भी तैयार है। वेट एंड वॉच, मैंने कल भी कहा है, देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। आगे बहुत कुछ होने वाला है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पिक्चर अभी बाकी है, मैं ये कहूँगा कि पिक्चर शुरू हुआ है, एंड बाकी है। पिक्चर शुरू हुआ है, एंड बाकी है। और संजय राउत उन नेताओं में से हैं जो बहुत तीखा तीखा साफ बोलते रहते हैं। मैं जब उनका इंटरव्यू किया कुछ दिन पहले तो 4 PM के बड़े दीवाने थे। वो कह रहे थे कि हमने नेशनल चैनल देखना बंद कर दिया है, मैं और उद्धव जी सिर्फ 4 PM देखते हैं क्योंकि सही खबरें मिलती हैं। और संजय राउत ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछा था चुनाव के बीच में कि उत्तर प्रदेश में तो 4 PM अकेला चैनल था। जब AVP ने एक दिन सर्वे किया था, एग्जिट पोल दिखाया, ओपिनियन पोल दिखाया था, तो इंडिया गठबंधन को 2 सीटें दी थी उन्होंने। तो मैंने उसी दिन शो किया था और ये कहा था कहीं ऐसा ना हो 7वां चरण आते आते हम ये देखें कि इंडिया गठबंधन NDA से आगे दिखाई दे रहा है। तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन पूरे देश में 4 PM अकेला था जो कह रहा था कि अखिलेश यादव के और कांग्रेस का गठबंधन 40 सीटों तक पहुंच सकता है। तो उद्धव जी कह रहे थे कि बड़ा भरोसा है कि मैं नेशनल चैनल नहीं देखता, ना मैं देखता हूँ, ना संजय जी कह रहे थे मुझसे कि ना मैं देखता हूँ ना उद्धव जी देखते हैं, हम लोग 4 PM देखते हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य है मेरा कि महाराष्ट्र में भी इतना ज़्यादा देखा जाता है। निरंजन जी, 2-3 बातें संजय राउत ने कह दी। योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी चल रही है, सब जानते हैं, चुनाव से पहले चल रही है, कई बार दिल्ली करती रही थी, लेकिन आज उन्होंने एक दांव से सिंपैथी दिखाकर योगी आदित्यनाथ को कि हम सब महाराज जी को प्रणाम करते आए हैं, एक तीर से 2 शिकार चल दी हैं। बीजेपी के अंदर और लड़ाई को बढ़ा दिया है कि विपक्ष योगी को हवा दे रहा है। और साथ ही उन्होंने कह दिया पिक्चर अभी बाकी है, फडणवीस पर बहुत तीखा हमला किया है। महाराष्ट्र की राजनीति को आप बहुत बारीक से जानते हैं, कौन सी पिक्चर अभी बाकी है, किस पिक्चर की तरफ इशारा कर रहे थे? सुनिए। जी देखिए, पहली बात तो जैसे मनीष ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट के करीब 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये डायरेक्टली उद्धव ठाकरे और संजय राउत के संपर्क में है, उनसे उनकी बात हो रही है। जो अजित पवार गुट के जो एकमात्र सांसद आए हैं सुनील तटकरे, तो उनका तो पूरा करियर शरद पवार जी ने खड़ा किया है, जो कहीं नहीं थे। मतलब जिला परिषद से लेकर महाराष्ट्र के टॉप मिनिस्टर तक उनका पूरा करियर ये शरद पवार जी ने बनाया है। अब इस चुनाव में जो माहौल सबने देखा, जितने MLAs हैं एकनाथ शिंदे के साथ और अजित पवार के साथ, उनको ये पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अजित पवार और एकनाथ शिंदे को अग्निवीर की तरह इस्तेमाल किया है, तो इनका इस्तेमाल करके फेंक देंगे। आगे जो चुनाव 3 महीने बाद होने हैं महाराष्ट्र में, वहां तो इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। आज करीब 194 सीट पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर इंडिया अलायंस आगे है, 194, और एक कॉन्फिडेंस कार्यकर्ता का बढ़ गया है। तो जिस जोश के साथ वो असेंबली चुनाव को सामना करने जाएगा, तो ये 200 का आंकड़ा भी पार कर लेंगे। और ऐसी सूरत में सबसे ज्यादा खामियाजा नुकसान ये एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार ग्रुप का होगा। ये देखते हुए, ये तो बात बिल्कुल, मैं किसी को कह रहा था कि शरद पवार जी ने सुनील तटकरे को सिर्फ मिस कॉल दिया तो भी तटकरे वापस आ जाएंगे, बात करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ मिस कॉल पे अजित पवार गुट का एकमात्र जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो यहाँ पर चला आएगा। वही यहाँ पर हो रहा है। दूसरी एक बात है कि इस पूरे दौरान
पहली बार ये एक पॉसिबिलिटी बनी है महाराष्ट्र में कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और सिर्फ नितिन गडकरी नहीं, इस मामले में यह है कि एक मराठी आदमी, एक महाराष्ट्र का आदमी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। और ऐसी सूरत में सब महाराष्ट्र के जितने ये आए हैं ये गडकरी के नाम को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले मोदी के खिलाफ जाना पड़ेगा। आज मतलब मैं एक तस्वीर देख रहा था 2014 में जब लालकृष्ण आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया था और चुनाव जीतने के बाद मोदी जी उनका आशीर्वाद लेने गए थे, तो उस दिन लालकृष्ण आडवाणी जी ने जो जैकेट पहना था वो हरे कलर का था, और कल नरेंद्र मोदी जी ने जो जैकेट पहना था वो भी एग्जैक्ट सेम कलर शेड का है, हरे कलर का। तो वो एक रिटायरमेंट सूट है। ये भी आज बहुत चर्चा हो रही है कि ये रिटायरमेंट सूट पहना हुआ है, अब ये जाएंगे। और एक मतलब एनडीए की समर्थन तो उन्होंने ले लिया, लेकिन भाजपा की अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी ने अभी तक मोदी को उनका नेता नहीं चुना है, तो वो अंतर्विरोध बाहर ना आए इसलिए पहले उन्होंने वो एनडीए वालों का लेटर ले लिया। लेकिन जब 8 तारीख को भाजपा की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी, तब मुझे ये तो गारंटी है कि नितिन गडकरी खुलकर सामने आएंगे और पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडरशिप की बात वहाँ पे होगी। तो ऐसी पूरी सिचुएशन में जिनको अपना आगे का पूरा पॉलिटिकल करियर स्टेक पे दिख रहा है, और जो चुन के आए हैं वो भी बहुत बड़े मार्जिन से चुन के नहीं आए। मुंबई के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो 47 वोट से जीत के आए हैं, एकनाथ शिंदे ग्रुप के रविंद्र वायकर 47। और चुनाव के पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि मुझे बहुत मजबूर किया गया एकनाथ शिंदे के साथ जाने के लिए, मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो जेल में जाओ या एकनाथ शिंदे के साथ जाओ। तो ऐसे जो सांसद है और उस क्षेत्र में फिर जो एमएलए की चुनाव लड़ने वाले लोग रहेंगे, इन सब की आज मतलब ये पूरी बुरी तरह से टेंशन में आए हैं। और ऐसी सूरत में ये उनको आज तय करना ही होगा कि मोदी के खिलाफ जाना है या नहीं जाना है, और वो जरूर जाएंगे, क्योंकि उनका पॉलिटिकल तभी एश्योर्ड रह सकेगा अगर आज वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी के साथ गए। निरंजन जी, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ऑपरेशन लोटस फिर से शुरू नहीं हो जाएगा? क्या उद्धव के सांसदों को फिर तोड़ने की प्लानिंग, अमित शाह जिस चीज के खिलाड़ी माने जाते हैं, ऑपरेशन लोटस एक बार महाराष्ट्र ने झेला ही है, आसाम में किस तरह ले जाएगा रातों रात सब लोग। क्या उद्धव गुट के सांसदों को भी कुछ खतरा हो सकता है, पैसे का, ताकत का कुछ, या डर खत्म हो गया कि अब सीबीआई ईडी कुछ नहीं कर पाएगी? हाँ, अभी एक मतलब समय ऐसा आया है कि ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, और ऐसी पॉसिबिलिटी में इनके ऊपर अभी कोई डर नहीं है। और बेसिकली जो उद्धव के साथ जुड़े रहे या जो पवार साहब के साथ जुड़े रहे, वो अब इससे ज्यादा वो उनको डराया नहीं जा सकता। उनको जितना डराना था वो सब हो गया। उसके बावजूद वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी के साथ रहे, इसी का मतलब ये है कि अब इनमें और ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं हो सकती। अब उल्टा होगा, अब ये जो एकनाथ शिंदे गुट के लोग हैं और अजित पवार गुट के लोग हैं, वही दौड़े दौड़े वापस चले आएंगे, और वो ज़रूर होगा। निरंजन जी, बड़ा अनुभव है आपको राजनीति का। ये खबर सामने आ रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि कोई नहीं कर रहा, कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने ये भी शर्त रखी है कि गृह मंत्री अमित शाह नहीं बने। अमित शाह को किनारे करने की बात सामने आ रही है। अभी ऐसी खबरों की कोई पुष्टि तो करता नहीं है, आप भी जानते हैं, लेकिन जो छन छन के खबरें बाहर आती हैं वो पर्याप्त प्रमाण होती हैं, क्योंकि फिर वो आदमी कह देता है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं आपको खबर बता दे रहा हूँ। ऐसे हमारे भी तमाम सूत्र हैं। संघ भी चाहता है कि अब इन दोनों, संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने मुझसे कहा कि इन दोनों गुजरातियों को अब ठिकाने लगाने की बात हो रही है। मतलब संघ ने जिस तरह की भूमिका तटस्थ रह के निभाई, वो बता रहा है कि अमित शाह के भी पर कतरने की तैयारी चल रही है। क्या नरेंद्र मोदी को मानना पड़ेगा नीतीश के और चंद्रबाबू नायडू की बात की गृह मंत्री अमित शाह नहीं बने और राजनाथ सिंह अगले गृह मंत्री बने? क्या ये मोदी की नैतिक हार नहीं हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो? पहले बात तो ये है कि नैतिक हार तो उनकी हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है। जो नंबर उनके 240 आए, 400 पार की बात कर रहे थे,
और 400 पार की बात करने के बाद सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं जुटा पाए, 240 तक उनको रुकना पड़ा। यही उनकी सबसे बड़ी नैतिक हार हो गई थी। अब मतलब पूरे पहले 10 साल मोदी की सरकार, मोदी का डिसीजन, अपना खुद का नाम उन्होंने 1000 बार लिया हर रैली में। आज उनको एनडीए 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 बोलना पड़ रहा है। और मतलब वो कुछ तस्वीरें जो देखी, वो चेहरे पर जो भाव है कि अब इन लोगों की मेहरबानी पर मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, और ये भाव उनको अगले 5 साल मेंटेन करना पड़ेगा। तो इतनी बड़ा अभिनय वो कर पाएंगे या नहीं इतने समय तक, ये पता नहीं है। तो पहले तो मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं, ये पहला सवाल। मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो 100% वैसे भी अमित शाह होम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। चंद्रबाबू नायडू जी की जो मांग है वो बहुत जायज़ दिख रही है, क्योंकि अमित शाह के होम मिनिस्टर रहते हुए ही उनको जेल जाना पड़ा था, उनके घर पे रेड्स हुई थी। तो ऐसी सूरत में चंद्रबाबू नायडू जरूर ये कहेंगे। और ये जो होम मिनिस्ट्री की एक कोर्सिव पावर है, ये आज तक इतने बुरे तरीके से कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं की थी। वो आज पहली बार ये पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि किस तरह से हर मतलब कानून को, संविधान को ताक पे रख दिया था, और कंप्लीट डिक्टेटोरियल एटीट्यूड में अमित शाह होम मिनिस्ट्री चला रहे थे। तो 100% ये बात तो है कि अमित शाह तो होम मिनिस्टर वैसे भी नहीं बनेंगे, लेकिन पहले मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं, ये भी बहुत रंजक दृश्य रहेंगे। बिल्कुल ठीक है ना। और नायडू जो हैं बहुत डिमांड करने में बड़े हार्ड हैं। उन्होंने जो मोदी सरकार का सबसे दुधारू मंत्रालय था, जिसमें अरबों रुपए का घोटाले की खबरें सामने आई है, जल शक्ति मंत्रालय, और नायडू ने कह दिया कि हमें जल शक्ति मंत्रालय चाहिए। तो अमित शाह भी नहीं रहेंगे, जल शक्ति मंत्रालय भी चाहिए, स्पीकर भी चाहिए। करेंगे तो करेंगे क्या? कितना फंसा दिया है, जाल बुन दिया है मोदी के चारों तरफ। अगर बनते भी हैं प्रधानमंत्री, मैं थोड़ी देर को मान लूं, कैसे इस जाल से कैसे मुक्ति पा पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने कभी भी इस तरह से कोएलिशन गवर्नमेंट चलाई नहीं है, कभी भी नहीं। वो 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, संपूर्ण बहुमत में रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, संपूर्ण बहुमत में रहे, और ये 10 साल भी ऐसे रहे जैसे सारे मंत्रालय वही खुद चला रहे थे। इस किस्म से उनका पूरा बर्ताव रहा। डिमोनेटाइजेशन मंत्रियों को पता तक नहीं था कि ये अनाउंस करने वाले हैं। तो हर मंत्रालय के विभाग में उन्होंने इस तरह से हस्तक्षेप किया हुआ है, और कोएलिशन गवर्नमेंट बनने के बाद ये नहीं हो पाएगा। तो एक कंप्लीटली ऑटोक्रेटिक मानसिकता का नेता एक कोएलिशन गवर्नमेंट चला नहीं पाएगा। ये ऑटोक्रेसी के चक्कर में उन्होंने जिस तरह से गुजरात में पहले विश्व हिंदू परिषद को खत्म किया था, वैसे प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने संघ को कंट्रोल करने की कोशिश की। आपको याद ही होगा, 2014 में सरकार आने के बाद सबसे पहला डिसीजन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का ये था कि मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी दी जाए। लगभग हाउस अरेस्ट जैसा करके रखा था। मोहन भागवत दिन में कितनी बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, इसका भी रिपोर्ट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को मिल रहा था। और इस चुनाव में हमने देखा कि संघ की तरफ से एक भी वक्तव्य नहीं आया इस पार्लियामेंट चुनाव के वक्त। तो 100% संघ भी चाहेगा। और ये मैंने 2014 फरवरी में संघ के जो एक बहुत वरिष्ठ नेता थे, मधुसूदन वैद्य के पिताजी, तो उनका मैंने इंटरव्यू किया था नागपुर में, और उन्होंने उस वक्त मुझे ये कहा था कि नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल फॉर RSS। आज मोदी है तो हम कल मोदी को भी हटा देंगे, हम किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं है। तो और JP नड्डा ने तो अभी वो जो फिल्मी डायलॉग है कि ईगो हर्ट किया है JP नड्डा ने संघ का, कि संघ की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो अब संघ दिखाएगा कि उनकी कितनी जरूरत है। अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, थोड़ी देर को ये कल्पना कर लूं कि विपक्ष के इतने दबाव को वो नहीं झेल पाते हैं, जैसा उनका व्यक्तित्व है कि मैं झुकूंगा नहीं, और जो दूसरे के सामने झुकाने की स्थिति है, बल्कि वो तो देवत्व भाव में आ गए थे। वो कहते हैं मैं बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं, मैं साधारण तरीके से बस पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं तो ईश्वर का अंश हूँ। अपने आप को भगवान राम और भगवान कृष्ण के समकक्ष समझने लगे थे, वो खुद को देव मानने लगे थे। ऐसी स्थिति में दो सामान्य मनुष्यों के सामने झुकने की बात, मतलब जो बायोलॉजिकल पैदा हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, उनके सामने झुकने की बात,
अगर नहीं झुकते फिर मोदी करेंगे क्या? मोदी के पास विकल्प क्या है? कोई विकल्प नहीं है। मतलब मैंने तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि क्या फ्रस्ट्रेशन होगा अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो। और इस देश का एक गरीब नागरिक ने ये साबित कर दिया है कि आप बायोलॉजिकल ही हो, आप कोई परमात्मा की तरफ से भेजे गए या कोई देवता यहाँ पर नहीं हो, आप बायोलॉजिकल ही हो। आपकी भी हार हो सकती है, आपकी भी जिल्लत आपको उठानी पड़ेगी। ये पूरे इसमें आपको कोई डाउनलोड किया हुआ नहीं है, आप इंसान ने ही आपको पैदा किया हुआ है। तो और ऐसी सूरत में सत्ता जाने के बाद और इतना अहंकार 10 साल पाला हुआ है, इतना ज़्यादा अहंकार, तो वो कैसे रह पाएंगे? मतलब बिना सत्ता के ये तो मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। और दूसरी ओर मतलब संसद में भी रहेंगे तो भी दूसरी ओर लगभग उतनी ही संख्या रखने वाला अपोजिशन पार्टी रहेगा जिसका लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी रहेगा। तो वो कैसे सामना कर पाएंगे? क्योंकि हर हर चीज पर उनको अभी सवाल उठाए जाएंगे। पहले की तरह होगा नहीं कि 100-150 लोगों को सस्पेंड कर दिया, इतना तो अब मुमकिन नहीं होगा। और स्पीकर अगर लोकसभा का स्पीकर अगर तेलुगु देशम मांग रहा है तो ये तो नामुमकिन हो जाएगा इस तरह से काम, मतलब हाउस के अंदर काम चलाना। तो पता नहीं। और मतलब बड़े बड़े डिक्टेटर्स का जो हो जाता है, आपके जो एक्चुअली ज्योतिषी है राजीव जी, उनको पूछना चाहिए कि ऐसी सूरत में वो कैसे रहेंगे और फिर ग्रह क्या कहते हैं उनके बारे में। गजब है उस आदमी ने। जिस समय एग्जिट पोल आ गए थे 350-400 दिखा रहे थे, उस समय राजीव नारायण शर्मा ने कहा था कि किसी भी सूरत में हंग पार्लियामेंट ही बनेगी, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। तब लोगों ने मुझे बड़ा फोन करके कहा था कि जब नतीजे आएंगे तुम्हारी और तुम्हारे जोशी दोनों की पिटाई होगी। मुझसे कई लोग मजाक में कह रहे थे कि भाग जाना देश छोड़ के। और देखिए, कोई कह नहीं सकता था उस समय कि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन गजब की एस्ट्रोलॉजी करी उसने, गजब की बात कही। मनीष, ये जो हालात चल रहे हैं महाराष्ट्र में या जो नतीजे आए हैं महाराष्ट्र में, उसका क्या एक बड़ा कारण ये भी है कि महाराष्ट्र को बिल्कुल ठिकाने लगा के गुजरात को बढ़ाया गया। और संजय राउत ने तो बहुत कड़ा बयान दे दिया था, अलाउद्दीन तमाम औरंगजेब से लेके जाने क्या क्या तुलना कर दी थी उन्होंने। और ये कहा था कि महाराष्ट्र के सारी बड़ी इंडस्ट्री गुजरात भेज दी गई, महाराष्ट्र को बिल्कुल परेशान कर दिया गया। क्या ये जो सेंटीमेंट्स हैं ये भी इस चुनाव में बीजेपी की दुर्गति का कारण बने? संजय जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे लगातार जब रैलियां कर रहे थे तो उन्होंने रैलियों के बीच में कई बार ये बात जो है लोगों तक पहुंचाई और बहुत तरीके से पहुंचाई, और कि किस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र से कई बड़े प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात चले गए। और उन्होंने ये बात भी बड़ी ही बुलंदी से पहुंचाई थी लोगों को जब उनके रैलियों में हुजूम उमड़ रहा था कि अगर वो और उनका प्रधानमंत्री जो इंडिया गठबंधन का अगर सत्ता में आता है, दिल्ली में बैठता है, तो मुंबई और महाराष्ट्र का लूटा हुआ वैभव वो वापस ला कर देंगे। तो इस चीज को बताना और लोगों को समझाना, क्योंकि संजय जी जब 2019 में जब यहाँ का जनादेश शिवसेना और बीजेपी को मिला था, आप देखिए 40 के ऊपर सीटें ये लोग लेके गए थे। लेकिन 2019 के बाद जो कुछ भी हुआ, 2022 में अगर आप देखिए तो चुनाव नहीं चल रहे थे, लेकिन लड़ाई राजनीतिक चल रही थी। लेकिन इस राजनीतिक लड़ाई को जो जनता है वो दूर से बड़े पर्दे पर देख रही थी कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन उस समय किसी ने भी मन टटोलने की कोशिश नहीं की, या 2024 में भी मन टटोलने की कोशिश नहीं की कि वो जो कुछ भी ये जो पिक्चर बनाई है राजनीति की, 2024 में जब यही जनता उतरेगी वोट करने तो ये कितना घाटा कर देगी, कितना नुकसान कर देगी, इस बात का अंदाजा भी नहीं था इंडिया अलायंस को। और ये बिल्कुल आपने सही बात बोली कि इस बात को विपक्षी दलों ने बहुत ही मजबूती से लोगों तक पहुंचाया संजय जी। उसके अलावा मैं कई सारे राजनीतिक जानकार हैं संजय जी, मेरी उनसे बात होती रहती है। मैं आपको और एक दो चीजें बताता हूं, जैसे कि अभी संघ की बात कर रहे थे वीरेंद्र सर यहाँ पर। इनके बहुत सारे कैडर होते हैं संजय जी जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, और ग्राउंड लेवल पे फीडबैक भी जो है वो बीजेपी को पहुंचाते हैं कि भाई कहाँ से आपके जो है प्रत्याशी जीत सकते हैं नहीं जीत सकते हैं। ऐसे कई सारे फीडबैक दिए गए थे, लेकिन उसको अनसुना किया गया। जहां से मना किया गया था कि इन प्रत्याशियों को अगर नहीं देना है टिकट, वहां से भी दिया गया, और जिन्हें कहा गया था कि इन्हें देना, वहां से कई बार नहीं भी दिया गया। ऐसी भी चीजें हुई अंदर में, जिसकी वजह से नाराजगी हुई। और अब रिजल्ट आप देख ही रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरह से रिजल्ट आया। तो मनमुटाव तो जाहिर सी बात है
वो होना ही था। और दूसरा एक ये भी है संजय जी, की जो आपने बताया मोदी जी का, आप याद करिए 2014 में वो चौकीदार कह करके लोगों के बीच में आए थे कि देश का चौकीदार, फिर 2019 में वो गंगा पुत्र बने, और 2024 में जो है वो परमात्मा के पुत्र बन गए। तो आप समझिए कि जो जनता रोजगार की बात सुनना चाहती है, महंगाई कैसे कम हो इसकी बात सुनना चाहती है, वहां उसकी जगह उन्हें ये सुनना पड़ता है कि वो परमात्मा के भेजे हुए जो है वो पुत्र हैं, और उनके जो सांसद हैं, जो लोकल कॉन्स्टिट्यूंसीज में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी मुद्दे की बात नहीं करते हैं। वो भी जब भी इंटरव्यू देते हैं वो मोदी की बात करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, उनके गुणगान करते हैं। तो जनता जो है वो किस तरफ जाएगी? ये एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, एक बार पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही भी उनको सोचना ही पड़ेगा जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद में हारने के बाद तो पार्टी में विश्लेषण करेंगे, जैसे अभी स्मृति ईरानी बोल रही थी कि पार्टी में हम विश्लेषण करेंगे क्या हार का क्या कारण रहा। ये फीडबैक तो इन्हें पहले ही मिलना शुरू हो गया था, लेकिन अगर चश्मा ही पहन रखा हो कि हमें सुननी ही नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, और बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखा रही है बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो ठीक है, अपनी अपनी बनाइए वो जो बोलते हैं सपने, तो वो तो देखना ही था, वो तो नुकसान होना ही था जो हमें इस बार देखने को मिला है पूरी तरीके से। तो ये आपने जो बात बोला है ना कि प्रोजेक्ट जो चले गए मुंबई के, महाराष्ट्र के, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इसका। मुंबई में भी बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में बात कर रहे हैं, तो ये इससे बिल्कुल भी दो राय नहीं रखता मैं कि नहीं हो सकता, बिल्कुल पड़ा इसका। अच्छा मनीष, ये फडणवीस का जी, एक सेकंड, निरंजन जी कुछ कह रहे हैं जी, मैं ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने इस पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान महाराष्ट्र में 18 जगह पे पब्लिक मीटिंग्स की, 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, 18 में से 15 जगह पर भाजपा हार गई। ओ माय गॉड। 18 में से 15 जगह पर सिर्फ 3 जगह पर वो चुन के आए हैं उसमें से। तो नरेंद्र मोदी का जो भी कुछ करिश्मा वगैरह बोला जाता था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, एटलीस्ट महाराष्ट्र में। किसान, मैंने हमारे नासिक में ही उनकी पब्लिक मीटिंग जब हुई थी, तो एक आम किसान का लड़का खड़े होकर उसने बोला था कि प्याज के दामों के बारे में बोलो, तो नरेंद्र मोदी ने उनकी तरफ देखा और बोला जय श्री राम। उसी वक्त ये तय हो गया था कि नासिक भी बुरी तरह से हारेंगे, और 1.5 लाख से ज्यादा अंतर से हार गए नासिक। वो नासिक जिले की हर सीट हारे, दिंडोरी भी हार गए, धुले हार गए, नंदुरबार हार गए। ये बताइए निरंजन जी, ये फडणवीस को ऐसे मौके पे जब इतना नाजुक समय चल रहा है, तब ये मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं नैतिक हार ले रहा हूँ, जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ये फडणवीस का ये गेम कौन सा था कि ऐसे मौके पे इस्तीफे की पेशकश कर दो? नहीं, एक तो अभी किसी ना किसी के ऊपर तो इस हार का ठिकरा आने वाला है। जैसे यूपी में वो कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर वो पूरा ठिकरा फोड़ा जाए, वैसे महाराष्ट्र में भी ये एक किसी को तो जिम्मेदारी इसकी लेनी ही पड़ेगी हार की। और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं कि मतलब पूरे इंडिया अलायंस के मिलकर 18 भी आए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो भी राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ऐसा आशीष शेलार ने मुंबई में कहा था। अब लोग उसके पीछे पड़े हैं कि कब ले रहे हो संन्यास। तो यही देवेंद्र फडणवीस का भी जो एरोगेंस है, और मैं उसको एक्चुअली ये पूरी संघ की जो विचारधारा है, मैं उसको एरोगेंस ऑफ इंफीरियरिटी कहता हूँ, कि एक न्यूनगंड है जिसकी वजह से वो इतने एरोगेंटली बिहेव करते हैं। और वो इंफीरियरिटी ये है कि इस देश के आज़ादी के आंदोलन में ही कहीं नहीं थे, इस देश के निर्माण में हमारा कोई रोल नहीं था, और कई सारी चीज़ों का आकलन ही नहीं है देश के, तो उसकी वजह से वो एरोगेंटली बिहेव करते हैं। इस चुनाव में महाराष्ट्र में खासकर देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ इतना गुस्सा था कि जिस तरह से सरकार गिराई गई, जिस तरह से पार्टियां तोड़ी गई, और उसके बाद जिस तरह पूरा एरोगेंस के साथ कैंपेन किया। अभी जैसे मनीष बता रहे थे कि आरएसएस की तरफ से ये फीडबैक था कि इनके साथ मत जाओ, इनके साथ अलायंस मत करो, उसके बावजूद ये एरोगेंटली उसको मतलब पुश करते रहे, और उसका नतीजा सामने आया। और दूसरी एक बात अंदरूनी जो कही जा रही है कि शायद गडकरी जी का नाम आ सकता है, इसलिए पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने बोल दिया कि मैं ये छोड़ देता हूँ, मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी अभी है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की, क्योंकि वो दोनों एक राइवल्स है नागपुर में एक दूसरे के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, यही बात हम भी मान रहे थे कि कुछ खेल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन जी, मनीष जी, आपने इतना समय दिया, हमें महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बताया। आभार आप दोनों का।
तो ये महाराष्ट्र की परिचर्चा आप सुन रहे थे। हम लोग कल भी कह रहे थे कि फडणवीस को लगा कि गडकरी का नाम अगर प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ता है तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, उससे पहले ही कट लो निकल लो, जो यहाँ की भाषा में बोला जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि महाराष्ट्र की सत्ता डगमगा रही है। शिंदे गुट के लोग उद्धव की तरफ जाने को बेकरार हो रहे हैं। ऑपरेशन लोटस जैसी संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लग रहा है कि अब आका में ही जान नहीं बची तो हम क्या करेंगे। कैसी लगी बातचीत जरूर बताइएगा, अपनी राय से कमेंट से जरूर बताइएगा। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।